हिंद दोस्तों, स्वागत है आप हमारे YouTube चैनल सफल भारत एजुकेशन में। मैं एसके मौर्य लेकर आया हूँ जीएस के कुछ टॉपिक। जैसे कि आज का हमारा पहला टॉपिक है ब्लड। आज का हमारा टॉपिक है ब्लड। ब्लड इसे कहते हैं रक्त। ब्लड रक्त। मेनली जो ब्लड होता है वो हमारी बॉडी के अंदर होता है, ये आप भी जानते हैं। ध्यान रखना, जो ब्लड का जो अध्ययन कहलाता है, ब्लड का अध्ययन, ब्लड का अध्ययन, जो ब्लड का अध्ययन कहलाता है वो कहलाता है हेमेटोलॉजी। क्या कहलाता है? हेमेटोलॉजी। हेमेटोलॉजी, हेमेटोलॉजी इंग्लिश में लिख देता हूं। हेमेटोलॉजी, ब्लड का अध्ययन क्या कहलाता है? हेमेटोलॉजी। ध्यान रखेंगे, हमारे विज्ञान के अनुसार विज्ञान को 3 भागों में बांटा जाता है। विज्ञान को कितने भागों में बांटते हैं हम? 3 भागों में बांटते हैं। एक होता है हमारा भौतिक विज्ञान, भौतिक विज्ञान। एक होता है हमारा रसायन विज्ञान, और एक होता है हमारा जीव विज्ञान। अब ये विज्ञान के जो स्रोत हैं, ये क्या कहते हैं ब्लड को? ध्यान रखना, भौतिक विज्ञान के बारे में जो हमें मिलता है, तो ये भौतिक विज्ञान क्या कहता है? विज्ञान ब्लड का अध्ययन क्या कहलाता है? ब्लड का अध्ययन कहलाता है हेमेटोलॉजी। क्या कहलाता है? हेमेटोलॉजी। ध्यान रखेंगे, ब्लड को अर्थात रक्त को रसायन विज्ञान क्या कहता है? ठीक है, क्या कहता है? रक्त को रसायन विज्ञान। तो रसायन विज्ञान क्या मानता है? रसायन विज्ञान ये मानता है कि रक्त क्या है? एक कोलाइडी विलयन है। एक क्या है? कोलाइडी विलयन है। कोलाइडी विलयन। अब बात आती है कोलाइडी विलयन क्या होता है? कोलाइडी विलयन किसे कहते हैं? जैसे हमने कोई एक गिलास लिया और उस गिलास में हमने जल डाला, और जल के साथ हमने उसमें कुछ साल्ट या कह सकता हूँ आपके बलुई या मिट्टी वगैरह डाल दी, और वो सब हम उसमें घोल देते हैं, तो जो हमें विलयन प्राप्त होता है उसे हम क्या कहते हैं? कोलाइडी विलयन कहते हैं। तो कोलाइडी विलयन रक्त क्या है? रसायन विज्ञान के अनुसार क्या है? कोलाइडी विलयन। तो हमारा जीव विज्ञान क्या कहता है? जीव विज्ञान, जीव विज्ञान ये कहता है कि रक्त क्या है? एक ऊतक है। क्या है? एक ऊतक है। अब ऊतक क्या होते हैं? ध्यान रखना, हमारे शरीर की सबसे छोटी इकाई जो होती है वो होती है कोशिका। क्या होती है? कोशिका। कोशिका से मिलकर ऊतक बनते हैं, और ऊतक से मिलकर तंत्र बनता है, और तंत्र से मिलकर हमारा शरीर बनता है, अर्थात हमारी बॉडी बनती है। तो हमारे शरीर का सबसे छोटा अंग क्या होता है? कोशिका होती है। तो कोशिका से मिलकर क्या बनते हैं? ऊतक बनता है। तो ऊतक क्या है? एक हमारे बॉडी के पार्ट्स है। अब आती है बात कि ब्लड में हमने इतनी सारी चीजें पढ़ी। अब ब्लड, हमारे शरीर में ब्लड की मात्रा कितनी पाई जाती है? तो सामान्य मनुष्य में जो ब्लड होता है उसकी मात्रा होती है 5 से 5.5 लीटर। 5 से 5.5 लीटर। कितनी होती है? 5 से 5.5 लीटर। अगर वहीं आपसे ये प्रतिशत के आधार पर पूछ लिया जाए कि हमारे शरीर का कितने प्रतिशत होता है, तो ध्यान रखना, यह होता है 7 से 8%। कितना होता है? 7 से 8%। अब हमने देख लिया मात्रा में, हमने देखा प्रतिशत के आधार पर। एक और पूछा जाता है कि आयतन के आधार पर कितना होता है, कि हमारे शरीर में जो ब्लड होता है वो आयतन के आधार पर कितना होता है। तो ध्यान रखना, आयतन के आधार पर होता है हमारे शरीर का 1/13 भाग। अगर हमारे शरीर को 13 भागों में बांट दिया जाए तो उसका 1 भाग क्या होता है? हमारे शरीर में ब्लड होता है। अब हम उसके पश्चात देखते हैं कि हमारे शरीर में ब्लड में क्या क्या चीजें पाई जाती हैं। को जो बांटा गया है वो बांटा गया है 3 आधार। उदाहरण कह सकता हूं कि ब्लड के अंतर्गत 3 मेनली चीजें पाई जाती हैं। क्या ये चीजें हैं? पहली चीज है इसमें प्लाज्मा। हमारे शरीर में ब्लड के अंदर क्या पाया जाता है? प्लाज्मा। दूसरी है ब्लड सेल।
ब्लड सेल्स। तीसरी है प्लेटलेट्स। प्लेटलेट्स इन्हें हिंदी में कहते हैं बिम्बाणु। बिम्बाणु, ठीक। देखो, हमारे शरीर में जो प्लाज्मा की मात्रा पाई जाती है वो पाई जाती है 60 से 65%। अर्थात पूरे ब्लड में जो प्लाज्मा होता है वो कितना होता है? 60 से 65%। वहीं जो ब्लड सेल और प्लेटलेट्स इन दोनों को मिलाकर, जो ब्लड सेल और प्लेटलेट्स इन दोनों को मिलाकर ये पाई जाती है हमारे शरीर में 40 से 45%। हमारी बॉडी के अंदर कितने, ब्लड के अंदर कितनी पाई जाती है? 40 से 45%। अब देखते हैं प्लाज्मा। प्लाज्मा में क्या क्या चीजें पाई जाती हैं, किन किन चीजों से मिलकर बना होता है, ध्यान रखेंगे, बहुत महत्वपूर्ण चीजें हैं ये। प्लाज्मा में पाया जाता है वाटर, और पूरे प्लाज्मा में वाटर की मात्रा सर्वाधिक होती है, लगभग 90 से 92% होती है। 90 से 92% होती है। इसके साथ ही इसमें हार्मोन होते हैं, हार्मोन, इसमें एंजाइम होते हैं आपके, एंजाइम, और इसी में आपके विटामिन होते हैं, इसी में आते हैं मिनरल्स। और ध्यान रखेंगे एक बहुत महत्वपूर्ण चीज, इसमें एक और होता है, इसे कहते हैं हम बिलिरुबिन। और एक चीज पाई जाती है जिसे हम कहते हैं प्लाज्मा प्रोटीन। प्लाज्मा प्रोटीन, प्लाज्मा प्रोटीन। हमारे ब्लड में क्या चीजें पाई जाती हैं? प्लाज्मा, ब्लड सेल और प्लेटलेट्स। प्लाज्मा के अंदर क्या क्या होता है? पानी होता है जो सबसे ज्यादा मात्रा में होता है 90 से 92%। हार्मोन होता है, एंजाइम होता है, विटामिन होता है, मिनरल होता है, बिलिरुबिन होता है और प्लाज्मा प्रोटीन होते हैं। ध्यान रखना, हमारे ब्लड के अंदर जो प्लाज्मा प्रोटीन होते हैं वो आपके 4 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार। कौन कौन से होते हैं? एक होता है एल्बुमिन, एक होता है ग्लोबुलिन, तीसरा होता है प्रोथ्रोम्बिन, और चौथा होता है आपका फिब्रोनोजन। ये 4 मेनली क्या होते हैं? प्लाज्मा प्रोटीन होते हैं। एल्बुमिन, ग्लोबुलिन, प्रोथ्रोम्बिन, फिब्रोनोजन, ठीक। एल्बुमिन, इनका कार्य क्या होता है? एल्बुमिन का ध्यान रखना, एल्बुमिन का कार्य क्या होता है? जब कभी हमारे शरीर में प्रोटीन में रक्त वहीं का है, ध्यान रखना, जो हमारे अंदर ये ब्लड सेल होती हैं, इनका कार्य क्या होता है? प्रतिरक्षा तंत्र का, और साथ ही ऑक्सीजन वहन का कार्य होता है। ऑक्सीजन वहन का कार्य होता है। अब होता क्या है, हमारे अंदर जो एल्बुमिन है, जो एल्बुमिन क्या है? प्लाज्मा प्रोटीन है। ये कार्य क्या करता है? जब हमारे शरीर में ब्लड सर्कुलेशन होता है तो ब्लड सर्कुलेशन के तहत जो उसमें दबाव बनाए रखता है, अर्थात दाब को नियंत्रण करता है। क्या करता है? दाब को नियंत्रण करता है, दाब को नियंत्रण करता है। तो दाब को नियंत्रण कौन करता है? एल्बुमिन करता है। क्योंकि हमारे शरीर में क्या होता है? ब्लड का सर्कुलेशन होता है। अब वो कहीं पर ज्यादा कहीं पर कम, इसका सर्कुलेशन को नियंत्रण में बनाए रखने के लिए किसकी आवश्यकता पड़ती है? हमें प्लाज्मा प्रोटीन की आवश्यकता पड़ती है। किसकी जरूरत पड़ती है? प्लाज्मा प्रोटीन की आवश्यकता पड़ती है, ठीक है। होता क्या, अगर ये दाब को नियंत्रण ना रखे, अगर ये दाब को नियंत्रण ना रखे तो होता क्या है कि कहीं कहीं हमारे शरीर में वाटर की मात्रा बढ़ जाती है। वाटर की, जैसे मान लेते हैं कि ये हमारे शरीर का पर्टिकुलर कोई भाग है, ये हमारे शरीर का पर्टिकुलर कोई भाग है और इसमें ब्लड जो है बह रहा है। अगर एल्बुमिन नहीं होगा तो ब्लड ये बहेगा ऐसे, लेकिन किसी कारण क्या होगा, ये दाब को जब नियंत्रण नहीं कर पाएगा तो ये असंतुलित हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ये असंतुलित हो जाएगा। ये असंतुलित हो जाता है, और जब ये असंतुलित हो जाता है तो ये वाला भाग जो है इस तरह से आपको उठा हुआ दिखाई देगा। ये वाला भाग जो है आपको उठा हुआ दिखाई देगा, जिस कारण क्या होता है? ये वाला भाग आपका सूज जाता है। तो ये जो सूज जाता है, किसके कारण, किसकी कमी के कारण सूखता है? एल्बुमिन। अगर हमारे शरीर में एल्बुमिन है
तो जो है वो दाब को नियंत्रण रखेगा, अर्थात हमारे शरीर का कोई पार्ट सूजता हुआ दिखाई नहीं देगा। ग्लोबुलिन क्या करता है, ध्यान रखना, इसका कार्य होता है प्रतिरक्षा तंत्र का, प्रतिरक्षा तंत्र, अर्थात हमारे शरीर की रक्षा कौन करता है, ये ग्लोबुलिन प्लाज्मा प्रोटीन करता है। हालांकि प्रतिरक्षा तंत्र का मेन कार्य क्या होता है, वो ब्लड सेल होती है, ब्लड सेल में भी WBC जो अभी हम पढ़ेंगे। इसके पश्चात हमारे पास ये दो बचे, प्रोथ्रोम्बिन और फिब्रिनोजन। प्रोथ्रोम्बिन और फिब्रिनोजन, इनका कार्य क्या होता है, इनका कार्य होता है रक्त का थक्का जमना, रक्त का थक्का जमना। ध्यान रखेंगे रक्त का थक्का जमना क्या होता है। मान लीजिए कि आपके शरीर में कोई चोट लग जाती है, चोट लगने के पश्चात वो ब्लड बहता रहता है और कुछ समय पश्चात वो धीरे धीरे रुक जाता है। जब ये ब्लड धीरे धीरे रुक जाता है तो इसे ही कहते हैं रक्त का थक्का जमना। अगर वो नहीं रुकेगा तो हमारे शरीर से ब्लड बाहर निकलेगा और जो हमारे शरीर में ब्लड की कमी होगी। इसलिए ये दोनों प्रोटीन होंगे तो वो रक्त का थक्का जमा लेंगे, अर्थात ब्लड को रोक लेंगे और हमारे शरीर से ब्लड पर्याप्त मात्रा में बाहर नहीं निकलेगा। ये था हमारा प्लाज्मा। इसके पश्चात हम बात करते हैं ब्लड सेल की। ब्लड सेल ध्यान रखना, ये दो प्रकार की होती है, एक होती है RBC और एक होती है WBC। एक होती है RBC और एक होती है WBC। क्या पाया जाता है, ब्लड सेल होती है और कितने होती है, RBC और WBC। ठीक है, पहले तो मैं दोनों का कार्य बताता हूँ। RBC का कार्य क्या होता है, RBC का कार्य होता है ऑक्सीजन का संवहन करना, ऑक्सीजन का संवहन करना, ऑक्सीजन का संवहन करना। WBC का कार्य होता है, इसका कार्य क्या होता है, इसका कार्य होता है प्रतिरक्षा तंत्र, प्रतिरक्षा तंत्र। प्रतिरक्षा तंत्र हमने प्लाज्मा में देखा था जब हमने ग्लोबुलिन प्लाज्मा प्रोटीन पढ़ा था, ग्लोबुलिन प्लाज्मा प्रोटीन पढ़ा था। मेनली जो प्रतिरक्षा तंत्र का कार्य कौन करता है हमारे बॉडी के अंदर, WBC करता है। और RBC क्या करता है हमारे बॉडी के अंदर, ऑक्सीजन का संवहन करता है, अर्थात हमारे शरीर के विभिन्न भागों में जो ऑक्सीजन पहुंचाने का कार्य कौन करता है, RBC करता है। ध्यान, RBC इसकी संख्या कितनी होती है, तो RBC की जो संख्या होती है वो होती है आपकी 54 लाख पर mm³। कितनी होती है, 54 लाख पर mm³। RBC का जीवन काल कितना होता है, जीवन काल, ये कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो आगे हम पूछे जाते हैं। इसका जीवन काल होता है 120 दिन, अर्थात 120 दिन तक ये जिंदा रहती है, उसके पश्चात स्वयं से ये समाप्त हो जाती है। ध्यान रखना, इसका निर्माण कहाँ होता है, इसका निर्माण कहाँ होता है, ध्यान रखना RBC का जो निर्माण होता है वो होता है अस्थि मज्जा में, अस्थि मज्जा, अस्थि मज्जा से कहते हैं बोन मैरो, बोन मैरो। लेकिन ध्यान रखना, अस्थि मज्जा एक वयस्क व्यक्ति के अंदर होता है, जो नवजात शिशु होते हैं उनके अंदर अस्थि मज्जा नहीं होता। तो अब क्वेश्चन आता है कि अस्थि मज्जा बच्चों में, नवजात बच्चों में अस्थि मज्जा नहीं होता तो इसका निर्माण कहाँ होता है, तो ध्यान रखना नवजात शिशुओं में इसका निर्माण यकृत में होता है। कहाँ होता है, यकृत में होता है। ठीक है, अर्थात इसका मेन कार्य क्या है, ऑक्सीजन का वहन करना। संख्या कितनी होती है, 54 लाख पर mm होती है। जीवन काल कितना होता है, 120 दिन। इसका निर्माण कहाँ होता है, अस्थि मज्जा बोन मैरो में। लेकिन नवजात शिशु में अस्थि मज्जा नहीं होता, जिस कारण इसका निर्माण कहाँ होता है, नवजात शिशु में यकृत में होता है। ठीक है, RBC के अंतर्गत जो मेन पदार्थ होता है, ध्यान रखना RBC के अंतर्गत जो मेन पदार्थ होता है वो होता है आपका हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन क्या होता है आपका, हीमोग्लोबिन होता है। ठीक, ध्यान रखना हीमोग्लोबिन जो है वो दो पदार्थों से मिलकर बना होता है, एक होता है हिम, एक होता है ग्लोबिन। ग्लोबिन क्या है, एक प्रकार का प्रोटीन है। लेकिन ध्यान रखना जो इसका हिम वाला भाग होता है ये फिर से दो भागों में टूटा हुआ होता है। ये एक तरफ आयरन से जुड़ा होता है
और एक तभी होता है पोरफायरिन से जुड़ा हुआ। ध्यान, किसके? आयरन से और पोरफायरिन से। ध्यान रखना, आयरन, हीमोग्लोबिन, हिम और हीमोग्लोबिन, मतलब क्या? मतलब आयरन से पोरफायरिन जुड़ा हुआ है, तो किसका निर्माण हुआ? हीमोग्लोबिन का। तो हिम का, और हिम जब ग्लोबिन से जुड़ता है तो किसका निर्माण होता है? हीमोग्लोबिन। अब कार्य क्या? आपको पता है आयरन क्या है? एक तरह का धातु है। क्या है? धातु। ठीक, हमारे शरीर में जब कभी आयरन की कमी होगी तो सीधा इफेक्ट किस पर पड़ेगा? हीमोग्लोबिन पे, अर्थात हीमोग्लोबिन की कमी होगी। अब जैसे कि आयरन का रंग कैसा होता है? लाल होता है। ध्यान रखना, आयरन का कलर कैसा होता है? लाल होता है। जब आयरन पोरफायरिन से जुड़ता है तो कैसा रंग देगा? ये कलर देगा लाल। और यही कारण है कि हमारे ब्लड का रंग कैसा होता है? लाल होता है। कैसा होता है? लाल होता है। ध्यान रखना, पौधों में पोरफायरिन जो होता है जुड़ा हुआ, पौधों में पोरफायरिन जुड़ा होता है मैग्नीशियम के साथ। किसके साथ होता है? मैग्नीशियम के साथ। और यही कारण है कि मैग्नीशियम के साथ जुड़ने के कारण पेड़ पौधों का रंग कैसा होता है? हरा होता है। कैसा होता है? हरा होता है। और जब पोरफायरिन आयरन के साथ जुड़ता है तो इसका रंग कैसा होता है? लाल होता है। ध्यान। अब मेनली बात क्या है? बात यह है कि इससे होने वाले परेशानियां या इससे होने वाली कौन कौन सी बीमारियां हैं, कि अगर आरबीसी का इफेक्ट पड़ेगा तो कौन कौन सी बीमारी होगी। तो सबसे पहले ध्यान रखना, एक होती है बीमारी एनीमिया। एनीमिया होता क्या है? एनीमिया बीमारी में हमारे शरीर में क्या पाया जाता है? आरबीसी। आरबीसी का मैन है हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन डिपेंड करता है आयरन पे, अर्थात हमारे शरीर में आयरन की कमी होगी तो किसकी कमी होगी? हीमोग्लोबिन की। जब हमारे शरीर में आयरन की कमी होती है अर्थात हीमोग्लोबिन की कमी हो जाती है। और जैसे हमारे शरीर में हीमोग्लोबिन की कमी होती है तो क्या होता है? मनुष्य थोड़े सा काम करने पर क्या होता है? वो फूलने लग, सांस उसकी फूलने लग जाती है, अर्थात थकान महसूस करने लग जाता है। और यही बीमारी को क्या कहते हैं? हम एनीमिया कहते हैं। अर्थात इससे थोड़ा सा काम करने पर क्या होता है? सांस फूलने लगती है, फूलने लगती है। और किसकी कमी से होता है? तो ध्यान रखना, आयरन की कमी से। अर्थात आपके शरीर में आयरन की कमी होगी तो ध्यान रखना, आप थोड़ी सी मेहनत करोगे, आपकी सांस फूलने लग जाएगी, थका हुआ महसूस करोगे, और ऐसी बीमारी को कहते हैं हम एनीमिया। दूसरी इसकी बीमारी क्या होती है? एक बीमारी होती है सिकल सेल एनीमिया। सिकल सेल एनीमिया। सिकल सेल एनीमिया, ध्यान रखना, जो एनीमिया का आरबीसी का जो आकार होता है, आरबीसी का जो आकार होता है वो होता है ओमिया अवतल। ओमिया अवतल कैसा होता है? ओमिया अवतल। ये कैसा आकार होता है भाई? ओमिया अवतल। ध्यान रखना, ये होता है इस तरह से, ये ओमिया अवतल होता है। अर्थात हमारे शरीर में जो है आरबीसी किस रूप में होती है? देखने में ऐसी लगती है। ठीक, लेकिन सिकल सेल एनीमिया में क्या होता है? जब आरबीसी अनियंत्रित हो जाती है, क्या होती है? अनियंत्रित हो जाती है, और इसका आकार ओमिया अवतल की तरह की जगह कैसा होता है? उत्तल हो जाता है। कैसा होता है? उत्तल, या जिसे हम कह सकते हैं हास्य आकार का हो जाता है। हास्य आकार। जब आरबीसी का आकार कैसा हो जाता है? हास्य आकार का हो जाता है, तो ऐसी बीमारी को क्या कहते हैं हम? सिकल सेल एनीमिया। क्या कहते हैं इसे हम? सिकल सेल एनीमिया। इसके साथ ही इसके एक डिसीज और है, एक बीमारी और है, इसे कहते हैं हम थैलेसीमिया। थैलेसीमिया, थैलेसीमिया, थैलेसीमिया। थैलेसीमिया में क्या होता है? जब हमारे शरीर में आरबीसी अनियंत्रित होकर बढ़ने लग जाती है। क्या होती है? हमारे शरीर में आरबीसी अनियंत्रित होकर बढ़ने लग जाती है। अनियंत्रित होकर बढ़ने लग जाती है। क्या हमारे शरीर में आरबीसी अनियंत्रित होकर बढ़ने लग जाती है तो भी हमें क्या होती है? दिक्कत होनी शुरू हो जाती है, और इसी बीमारी को क्या कहते हैं हम? थैलेसीमिया कहते हैं। क्या कहते हैं इसे हम? थैलेसीमिया कहते हैं।